बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जनाब आज जो है वो 1 फरवरी है और 1 फरवरी को शोएब मलिक जो है वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। तो जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से शोएब मलिक को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन्होंने नए हम सफ़र के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ किया, तो उम्मीद है कि ये सालगिरह और जैसी कई सालगिरह वो जो है वो इसी तरह से मनाते रहेंगे। इसके साथ साथ आज जिस तरह आपके इल्म में है कि जी टीवी मीडिया पार्टनर है हैदराबाद बहादुर की, तो आज जो है वो हैदराबाद बहादुर के जो CEO एंड ओनर हैं जहाज़ेब आलम साहब, आज वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से जहाज़ेब आलम साहब को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। शो को आगे बढ़ाते हैं जनाब। बहुत कुछ हुआ है क्रिकेट में और बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि जिनको हम चूँकि कंटेंट इतना ज़्यादा था इस वजह से हम डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन आज के शो में हम कोशिश करेंगे कि चूँकि वीक का हमारा ये लास्ट शो है तो हम बहुत सारे मौज़ूआत और बहुत सारे मुद्दों के हवाले से जो है वो बात कर सकें। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंतहाई सीनियर, इंतहाई सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि जिनको देख के बहुत सारे लोग जो है वो उनको सीखने की भी कोशिश करते हैं। बहुत ही धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं लेकिन शुस्ता बोलते हैं, उम्दा बोलते हैं और उनके जो जुमलों की काट है वो यकीनन जो है उनका सामे जो है वो यकीनन महसूस कर सकता है। जब वो लिखा करते थे तो उस वक्त उनके कलम की जो काट थी वो उनके जो है वो कारी तक पहुंचती थी, लेकिन अब जब वो बोलते हैं तो क्या खूब बोलते हैं। और यही सब कुछ आज आप उनके शो में, आज के शो में आप उनको सुनेंगे भी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं शाहिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली मियां। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बात करेंगे ज़रा जय शाह के हवाले से कि तीसरी मरतबा जय शाह जो वो ACC में मुंतखब होकर आए। इस मुंतखब होने से जय शाह के पाकिस्तान क्रिकेट पे इसके क्या असरात होंगे और आपको लगता है कि ये फैसला जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा? जाहिर है इंडिया का बड़ा क्लाउट है, वो चाहे आलमी सतह पर हो, वर्ल्ड क्रिकेट में हो, ICC में हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल में हो, सारे मुल्क उनके साथ हैं। वो मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, मुल्कों को पैसा देते हैं। तो पिछले साल जब श्रीलंका की बारी आई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत की, तो श्रीलंका में हालात ख़राब थे। उन्होंने अपनी सदारत जो है इंडिया को दे दी। जय शाह को कहा कि जी आप आइए, तशरीफ लाइए, आप मजीद 1 साल और सदर रहें। तो आज जब बाली के शहर में ACC की मीटिंग हुई तो शामी डी सिल्वा जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जी आप 1 साल और कंटिन्यू कर लें। खुशी खुशी श्रीलंका तो पिट्ठू है भारत का। पिछले साल जब हमने देखा था कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ तो श्रीलंका फौरन आगे आया कि इंडिया के कहने पर उन्होंने एशिया कप की पाकिस्तान से मेजबानी ज़्यादातर मैचों की ले ली, फाइनल भी उधर ही हुआ। तो जय शाह पावरफुल आदमी है और हमारी तरफ से जो शाह साहब गए थे वो खावर शाह थे। और बड़ा अलमिया है हमारी क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि 7 महीने में जो ACC की तीसरी मीटिंग हुई है तो तीसरा चेयरमैन गया है। पहली मीटिंग में नजम सेठी गए, दूसरी मीटिंग में ज़का अशरफ साहब गए और तीसरी मीटिंग में खावर शाह साहब गए। तो वहाँ तो लोग पहचानते भी नहीं खावर शाह साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मुल्क के चेयरमैन है। जब उनका तारुफ हुआ होगा तो पता चला होगा कि ये एक नए चेयरमैन आ गए। और अब जब अगली इंशाल्लाह मीटिंग होगी ACC की तो उसमें मोहसिन नकवी साहब जाएंगे जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं PCB के। तो कोई सुनवाई नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का अपना सिस्टम खराब है तो वो क्या लॉबी करे, हर मीटिंग में नया चेयरमैन जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा शायद में क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो अपोनेंट था जय शाह की सिलेक्शन के हवाले से या उनकी सदारत के हवाले से? आपको लगता है कोई और मुल्क भी था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था? नहीं, कोई भी मुल्क नहीं खड़ा होता। ओमान को ले लें आप, नेपाल को ले लें, हांगकांग को ले लें, जितने भी एसोसिएट कंट्रीज भी हैं वो भी इंडिया के साथ जाहिर इंडिया उनको फंडिंग भी करता है, इंडिया उनकी मदद भी करता है सामान के हिसाब से, कोचेस के हिसाब से। एशिया के कई ममालिक में इंडिया के कोचेस हैं। सिंगापुर को ले लें, सिंगापुर में भी इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है। तो इंडिया अपना क्लाउड से, अपने पैसे से, अपनी असर रसूख से बहुत पावरफुल है। और वो नौबत ही नहीं आई कि पाकिस्तान अपोज करता है या कुछ कहता है, इसलिए कि श्रीलंका ने आगे बढ़कर 1 साल की और सदारत दे दी और बाकी मुल्कों ने तायद की। तो वैसे भी पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन गए थे उनको इस बारे में इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को क्या नुकसानात इसको इस जय शाह के आने से मुस्तकबिल में दरपेश आ सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान को एक तो टूर्नामेंट नहीं मिलते। अगर टूर्नामेंट मिलते भी हैं तो इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। जो अब टीवी राइट्स का मामला आएगा तो टीवी राइट्स में भी पाकिस्तान को इतने पैसे नहीं मिलेंगे। वो कि पाकिस्तान एक एशिया का बड़ा मुल्क है। अगर आप टेस्ट स्टेटस के हिसाब से देखें तो श्रीलंका, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये और भारत, ये 4-5 ममालिक हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को एशिया की सतह पर कोई फ़ायदा पहुँचे, और वही वही क्लाउड जो है इंडिया अपना यूज़ करता है। जब तक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान को एसीसी से या आईसीसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब तो जैसा आईसीसी की सदारत की तरफ देख रहे हैं। नवंबर में आईसीसी की सदारत, आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है, उसके लिए इलेक्शन होगा, तो जैसा आप उधर जाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब ये जो श्रीलंका से जो बैन जो है वो सस्पेंशन जो था इनफैक्ट है जो वो लिफ्ट हुआ है, आपको क्या लगता है वो इसी का शाख साना है कि श्रीलंका ने इनको यहाँ पे सपोर्ट किया, और जो बीसीसीआई का असर रसूख है आईसीसी के ऊपर, उसकी वजह से जो श्रीलंका के ऊपर से सस्पेंशन लिफ्ट हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इंडिया ने कहा होगा कि आप इनकी सस्पेंशन हटाएं, और ये एक स्ट्रांग मुल्क है। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कहने पर ही आईसीसी ने उनको सस्पेंड किया था। एक स्टोरी आई थी श्रीलंका से, जिसमें कहा था कि श्रीलंका का बोर्ड जो है, जो बोर्ड के अहदेदार हैं, वो आए दिन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से नाराज रहते हैं, और उनके जो वजीर खेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई, तहकीकात होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के लोग पैसा खा रहे हैं। और फिर हुकूमती जराये से भी इस तरह की बातें होती हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से अगर पैसा मांगा जाता है, इसलिए कि बहुत बड़ा बोर्ड है, उनकी उनकी फंडिंग अच्छी है, उनके टीवी राइट्स अच्छे हैं, तो जब वहाँ से गवर्नमेंट पैसा हासिल करने की कोशिश करती है, तो उन्होंने फिर शिकायत की थी, जिसके नतीजे में सस्पेंशन हुई है। फिर भारत ने उनकी यकीनन मदद की होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ठीक है, शायद आपको क्या लगता है कि अब जो राणा टुंगा जो थे, उन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की थी, बड़े वोकल थे वो इस हवाले से कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर है, और वो ये कहते थे कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इंडिया में बैठा एक शख्स चला रहा है। तो क्या राणा टुंगा की श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में इतनी से नहीं है, या वो अपोजिशन में है, या क्या वजह है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया जय शाह को? अब तो जाहिर है उनकी सस्पेंशन खत्म हो गई, तो अब तो रेगुलर बोर्ड आ जाएगा। जो इंटरिम कमेटी बनाई थी राणा टुंगा की सरबराही में हुकूमत ने, वो भी खत्म हो जाएगी। तो राणा टुंगा आवाज उठाते हैं, लेकिन जाहिर है श्रीलंका के जो दूसरे क्रिकेट ऑफिशियल हैं, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उसका काफी झुकाव है भारत की तरफ। तो उनकी आवाज बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज होती है। अच्छा शायद भाई, आप तो अभी इंडिया का भी टूर कर आए वर्ल्ड कप में, और आपकी बड़ी दोस्ती भी वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ, और माशाल्लाह आपने वहाँ पे एक आम आदमी के साथ भी मुलाकात की है, सौरव गंगोली के साथ भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है। आपको वहाँ पे क्या फीलिंग आई कि जय शाह की पॉलिसी से, बीसीसीआई की पॉलिसी से एक आम इंडियन जो नागरिक है, जो एक आम इंडियन सिटीजन है, एक आम इंडियन क्रिकेट लवर है, क्या वो मुत्तफिक है, वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलना, या जय शाह की पॉलिसीज़ को वो इंडोर्स करते हैं? नहीं, अब तो ज्यादातर लोग जो है वो दबे अल्फाज में तो कहते हैं कि पाकिस्तान से होनी चाहिए सीरीज, लेकिन वहाँ जिस तरह हुकूमत का रवैया है, जहाँ जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया है, उस लिहाज से तो इंडिया के लोग अब नहीं चाहते। और इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है। जब तक हम वर्ल्ड की टॉप टीम नहीं बनेंगे, जब तक हम इंडिया को 2-4-5 दफा हराएंगे नहीं। हम एशिया कप में एक दफा हराने में कामयाब तो हुए, लेकिन दूसरी दफा हम बड़े भारी मार्जिन से हार गए, फिर वर्ल्ड कप में भी हम हार गए। तो अगर हम इंडिया से हारते रहेंगे तो हमारी इतनी कदर और कीमत नहीं होगी। अगर हम इंडिया को हराएंगे, हम टॉप टीमों को हराएंगे, हम टॉप की टीम बनेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो उनके स्पॉन्सर्स, उनके लोग भी चाहेंगे कि पाकिस्तान से खेलें वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उम्मीद यही है कि जब एक मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान आएगी, और आप देख रहे हैं कि नून लीग के मशहूर में भी है कि इंडिया से ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे, पीपल्स पार्टी भी यकीनन यही चाहेगी। जब हालात बेहतर होंगे तो यकीनन फिर पाकिस्तान, इंडिया की क्रिकेट भी होगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी झुकेगा, और इंडिया के तमाशाई भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे। जब आपकी टीम अहमदाबाद में इस तरह दबे दबे स्टाइल से खेलेगी, डरपोक वाले स्टाइल से खेलेगी, 155 पे 2 से लेकर मैच में पूरे 191, 192 पे आउट हो जाएंगे, तो इस तरह फिर कोई भी नहीं चाहेगा। स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ स्ट्रॉन्ग टीमें खेलना चाहती हैं, और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम होगी, नंबर 1 टीम होगी, तो ही लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो। ठीक है, लेकिन ये तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है ना कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, या मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, या वॉट एवर जो भी कोई सियासी जमात है जो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए, उसके जो मैनिफेस्टो में। मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया का आम शहरी, सौरव गंगोली साहब की मुलाकात हुई, वो पाकिस्तान आपके ही चैनल के शोज बड़े शौक से वो देखते हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो, वो चाहते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर हो? एक आम शहरी का क्या वहां पे थॉट क्या है? ये आम शहरियों का शुरू में तो होगा, 2009-2010 में तो होगा, पसंद भी करते हैं। बाबर आजम बड़े ह्यूजली फेवरेट हैं इंडिया के शायकीन के। शाहीन शाह अफरीदी बहुत पसंद किए जाते हैं, नसीम शाह बहुत पसंद किए जाते हैं।
लेकिन ओवर द ईयर्स पिछले 10-12 साल में जिस तरह बीजेपी की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान की नफरत, पाकिस्तान के लिए नफरत जो थी, उससे इतना लोगों में अब शौक और ज़ौक नहीं रहा। लेकिन एक दफ़ा जब पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत आएगी, उसका झुकाव होगा, फिर वहाँ भी आम लोगों का जो अच्छे एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि अगर मोदी साहब अगली टर्म भी जीत गए, यानी 2024 में भी जीत गए, तो फिर उनका झुकाव होगा कि वो अमन का नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं, और जब अमन का नोबेल प्राइज जीतना चाहेंगे तो यकीनन वो भी पाकिस्तान की तरफ झुकेंगे। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान के हक में भी चीज़ें जाएंगी। ये तो हमने बात है कि ये शायद भाई के विजडम के हवाले से, उनकी जो एक्सपीरियंस है इंडियन क्रिकेट में जर्नलिस्टों के साथ, और इंडिया के जो एक आम है, एक आम आदमी है, उसके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमने शेयर किया। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जय शाह के हवाले से हमने बात की है, ACC के हवाले से हमने बात की है। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शायद हाशमी साहब से गुफ्तगू करेंगे ज़रा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। सबसे पहले तो बताएगा कि अभी हम जय शाह को डिस्कस कर रहे थे गुज़िश्ता ब्रेक में, अब जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं कि जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि खावर शाह साहब अभी गए, उससे पहले ज़का अशरफ गए, उससे पहले नजम शेट्टी साहब गए, तीन मुख्तलिफ चेयरमैन जो थे, 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स में गए, और अब जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि मोहसिन नकवी साहब जाएंगे। तो 6 तारीख को होने क्या जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, बड़ी साफ सी वाज़ेह सी चीज़ है कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमत ने उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद किया है मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब ने जो ज़राए बता रहे हैं, जो मेरी रिपोर्ट है, दोनों जमातों से, मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से ये अश्योरेंस लिए कि उनको 3 साल तक कोई भी नहीं छेड़ेगा। तो वो फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे एज केयर टेकर CM पंजाब। उन्होंने अच्छे काम किए हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो साबित हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहेंगे कि कम से कम वो 3 साल रहे और अगली आने वाली हुकूमत उनको ना हटाए। तो उन्होंने एश्योरेंस दी थी, लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। वो आएंगे 6 फरवरी को यकीनन। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह पिछले चेयरमैन भी अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का जो नॉमिनी है वही इलेक्ट होगा, उनके सामने कोई खड़ा भी होने की जरूरत नहीं करेगा। वो जब एक दफ़ा इलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, उन्हें बड़ी सीरियसली काम करना पड़ेगा, अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज, पहला चैलेंज उनके लिए होगा, वो ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद। ना तो पाकिस्तान में इतने अच्छे ग्राउंड है, ना पाकिस्तान में और ऐसी सहूलियात है। वो सहूलियात बढ़ानी होंगी, इंडिया को मनाना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए। और सबसे बढ़कर जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो 10 फरवरी 2025 से अगर शुरू होगा, ICC ये कहती है, तो उस वक्त 3 लीग्स हो रही होंगी दुनिया में। एक UAE की लीग, एक साउथ अफ्रीका की लीग, और हमारी PSL की तैयारी हो रही होगी 10वें एडिशन की। तो उसको किस तरह क्लैश से बचाना है, वो सारी चीजें सबसे पहला चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होगा। सर, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब से भी आपने कहा कि अब दोनों पार्टियां जो रूलिंग पार्टियां मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, वैसे तो इलेक्शन में कुछ भी नतीजे सामने आ सकते हैं, लेकिन जो माजी रहा है उसको देख के मैं बात कर रहा हूं, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, या किसी और तीसरी पार्टी की भी हुकूमत आ सकती है। तो क्या अब ये जो गुज़िश्ता जो अदवार में रहा है, चेयरमैन की जो म्यूजिकल चेयर रही है, चेयरमैन की उस कुर्सी के हवाले से जो काफ़ी जग हंसाई हो गई है, इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोई सबक लिया होगा? क्योंकि आफ्टर ऑल काम तो सब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितनी सिंसेरिटी है, पाकिस्तान के इदारों के लिए कितनी सिंसेरिटी है, ये पीपल्स पार्टी ने आपके सामने बता दिया। नजम सिटी काम कर रहे थे, उन्होंने अपने आदमी को हटाया, उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि ये तो वजारत हमारी है, यहाँ पे हमारा आदमी बैठना चाहिए। और पाकिस्तान में कोई भी चीज़ रूल आउट अब नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग नून आती है और वो किसी बात में मोहसिन नकवी से नाराज है, तो शायद वो कहें कि हम आते ही हम अपना बंदा लेके आएंगे। तो पाकिस्तान में इस तरह की म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। ज़का अशरफ के दौर में 2-3 ऐसे फाउल हुए, अगर तो खुदा न खास्ता वो ICC नोटिस ले लेता तो पाकिस्तान को भी सस्पेंड कर देता। और एक दफ़ा मौसमी हो गई पाकिस्तान की, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जाएगी, जिस तरह श्रीलंका से उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप ले लिया था, और पाकिस्तान की फंडिंग भी रुक जाएगी। फिर पाकिस्तान की सस्पेंशन हटाना कितना बड़ा एक चैलेंज होगा आने वाले बोर्ड के चेयरमैन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत वक्त, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आती है, वो इलेक्ट होकर आती है, वो ये सोचे कि हमारा ये एक ही इंटरटेनमेंट है, एक ही हमारी शनाख्त है, एक ही हमारा खेल है, एक ही हमारी फील्ड है, जिससे हम पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, तो हम इसको ना बिगाड़ें।
सर आपको एक तवील अरसा हो गया इस दश्त की सयाही में और मुख्तलिफ अपने अदवार देखें क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, क्या ऐसे स्टेप्स होंगे, क्या ऐसे मेजर्स होंगे जो मोहसिन नकवी साहब को आते ही लेने होंगे, जो बड़े चैलेंजेस हैं जिनको उनको रेक्टिफाई करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने बताया, फिर ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में उन्हें पाकिस्तान के ग्राउंड, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान के कोचेस, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, पाकिस्तान की टीम जब भी बाहर जाती है इतने बुरे नताइज होते हैं, इन सारी चीज़ों पर उनको गौर करना पड़ेगा। कोचेस डोमेस्टिक सतह पर, मैचेस, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट डोमेस्टिक सतह पर, हमारे ग्राउंडों की हालत, हमारे पिचों की हालत, हमारे क्यूरेटर्स की जो एजुकेशन है, बेपनाह चैलेंजेस हैं। फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसको कभी एनसीए कह देते हैं, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कह देते हैं, उसकी कारकर्दगी, उसके कोचेस अक्सर कोशिश करते हैं कि वो टूर पर चले जाएं। तो आपको मुस्तकिल बुनियादों पर कोचेस चाहिए और बड़े बड़े सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर उस्तवार हो। अगर नहीं हुई तो फिर हमारा हाल भी खुदा न खास्ता जिम्बाब्वे और दूसरे मुल्कों की तरह हो जाए। तो आपको सर लगता है कि जब मोहसिन नकवी साहब आएंगे, एक तो जितनी आपने चीज़ें गिनवाई वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेरी दानिश में जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो पीएसएल होगा, क्योंकि इलेक्शन भी जो है वो करीब करीब है, फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग भी है। आपको लगता है कि पीएसएल जो मुकर्रर तारीखों में हो सकेगी? ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह करे इंतखाबात वक्त पर हो जाएं, और अगर खुदा न खास्ता आगे पीछे हुए तो फिर आपको पीएसएल दुबई ले जानी पड़ेगी। अभी पीएसएल के प्रोडक्शन राइट्स के बारे में भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि जिन कंपनियों ने कम खर्चा बताया था कि हम प्रोडक्शन में कम खर्चा करके देंगे, उनको उन्होंने नहीं दिए राइट्स, किसी और कंपनी को दे दिए, जिससे 50 करोड़ रुपए 2 साल में 50 करोड़ रुपए का नुकसान फ्रेंचाइज को होने वाला है। 6 की 6 फ्रेंचाइज पे करती है प्रोडक्शन राइट्स। 95% प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वो फ्रेंचाइज बर्दाश्त करती है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो पीएसएल को भी धक्का लगेगा, और पीएसएल को ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रोडक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक प्रोडक्ट है, और जिस तरह उसके टेलीविजन राइट्स में, इंटरनेशनल टेलीविजन राइट्स में इजाफा हुआ है, उससे लगता है कि पीएसएल ग्रो कर रही है। तो सर पीएसएल पीएसएल सही तारीख। सर पीएसएल तो गिरो कर रही है, अगर आपको क्या लगता है कि क्या जो कॉन्फिडेंस है पीएसएल फ्रेंचाइजीज का वो पीसीबी पर है? क्योंकि हमें ऐसा बार बार लगता है कि जो फ्रेंचाइजीज का जो कॉन्फिडेंस है वो बार बार पीसीबी अपनी पॉलिसी से शेक कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्रेंचाइज नाराज होती रहती हैं। अब किसी फ्रेंचाइज को शेड्यूल पे एतराज होता है, किसी फ्रेंचाइज को इस बात पे एतराज होता है कि एक फ्रेंचाइज 11 मिलियन डॉलर की है और एक फ्रेंचाइज 52 या 60 मिलियन डॉलर की है, तो सबको बराबर पैसे क्यों मिलते हैं, सबके साथ बराबर का सलूक नहीं होता। बेपनाह चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल से ज़्यादा कमा रहा है, फ्रेंचाइज को इतने पैसे नहीं मिल रहे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आने वाले चेयरमैन को यकीनन बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपकी प्रोडक्ट होती है तो आपको उसको सेफगार्ड करना पड़ता है, आपको उसको बचाना होता है। अगर आप नहीं बचाते तो फिर इस तरह के तनाज़ात से उसको तकलीफ भी पहुंचती है और फिर फ्रेंचाइज भी नाराज होती है। बिल्कुल सही है। और अब जो मोहसिन नकवी साहब जब आ जाते हैं तो वहाब रियाज, क्या आपको लगता है कि एक ताकतवर अहदेदार बन के सामने आएंगे, मोहम्मद हफीज़ कंटिन्यू कर सकेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का तस्करा भी करते हैं कि वहाब रियाज बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा है, अक्लमंद लगता है, उसको मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ है, सुलझा हुआ है, दूसरों की बातें सुनता है, मशवरा लेता है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो अभी मोहम्मद हफीज़ को 2-1 साल डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उन लड़कों के साथ जिनके साथ वो खेले में, उनके साथ टीम डायरेक्टर बनना, उनके बहुत से ऐसे पुराने चीज़ें होंगी जो उनको बुरी लगती हो या हफीज़ को बुरी लगती हो, तो वो हर्ट कर सकती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और अभी जिस तरह टूर के बाद से खबरें चल रही थी कि वो आकर बताना चाहते हैं कि खिलाड़ियों ने ताउन नहीं किया, खिलाड़ियों को लीग्स पर ज़्यादा नजरें थी, इससे रंजिशें बढ़ेंगी, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होगी। तो अभी फिलहाल 2-1 साल हफीज़ को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग करें, अच्छे लड़के निकालें वहाँ से, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े। बीसीसीआई का एक रूल है और वो अच्छा रूल है कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड गुजारना होता है, यानी आप 3 साल तक कौमी टीम के कोच नहीं बन सकते। तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग करें, एक्सपीरियंस लें और उसके बाद आए तो ज़्यादा आप बेहतर अंदाज से सर्व करें। देखिए यही चीज़ सेम मैं वहाब रियाज के लिए आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप वहाब रियाज को प्रेस कर रहे थे, एप्रिसिएशन है आपकी तरफ से वहाब रियाज के लिए कि वहाब रियाज के जो डिसीजन है
क्या वो अप टू द मार्क हैं कि उस तरह हफीज़ को लेकर आए, पूरे इख्तियारात हफीज़ को दे दिए? कभी असद शफीक को ऑफर कर रहे हैं, असद शफीक अभी डोमेस्टिक T20 खेल रहे हैं, अभी सिंध प्रीमियर लीग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खुर्रम मंजूर को ऑफर कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में आ जाओ, खुर्रम मंजूर अगले दिन मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं डोमेस्टिक T20 में। तो ये रिसेंट प्लेयर को जिन्होंने अभी अपने पैड्स भी नहीं उतारे, उनको सिलेक्शन कमेटी में लाने की जो कोशिश की है वहाब रियाज ने, ये कोई दानिशमंदाना डिसीजन थे उनके? ये गलतियां जरूर हुई हैं वहां से, और वहां से सिलेक्शन में ये भी गलतियां हुई कि उन्होंने 5 ओपनर एक साथ T20 के लिए न्यूजीलैंड भेज दिए। मोहम्मद हारिस को गैर जरूरी तौर पर रेस्ट करवाया। उनके साथ भी और भी जो कंसल्टेंट हैं, एक तो कंसल्टेंट फिर ऊपर से सिलेक्शन कमेटी भी, तो एक ही चीज रखे, 3 अच्छे सिलेक्शन कमेटी में रखे हैं वहाब रियाज अपने साथ, और फिर इस तरह के डिसीजन ना हो कि जिनको जिनको वापस लेना पड़े, जो बैकफायर हो जाए। लेकिन उनको सूझ समझ उन्होंने अच्छी शो की, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया, सारे रिकॉर्ड्स बता कर के किस प्लेयर को किस तरह उन्होंने सेलेक्ट किया। तो जाहिर है सीखेंगे वक्त के साथ। एज चीफ सिलेक्टर तो आप मॉडर्न डे बंदे को ले सकते हैं जिसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, सूझबूझ के साथ काम करे, टीम को मिलाकर काम करे। लेकिन एज टीम डायरेक्टर आपको थोड़ा सा तजर्बा चाहिए ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तजर्बा लें और फिर आगे बढ़े। ठीक है। और वहाब रियाज के हवाले से मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह वो हारिस रऊफ को लेवरेज दे रहे थे कि अपनी मर्जी के ओवर करें, अपनी मर्जी का वर्कलोड मैनेज करें, अपनी मर्जी से सब कुछ करें, हालांकि हारिस रऊफ नहीं खेलना चाह रहे थे, तो इस पे भी काफी तनकीद हुई है वहाब रियाज पे। बिल्कुल हुई है, और डिजर्व करते थे वो तनकीद पर कि वो खुद 2019 में टेस्ट क्रिकेट खेलने से, ऑस्ट्रेलिया के टूर से 3-4 महीने पहले विड्रॉ कर गए थे। मोहम्मद आमिर विड्रॉ कर गए थे, जिसका मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस को बहुत दुख हुआ। वो टीम लेकर ऑस्ट्रेलिया गए जिसमें फास्ट बॉलर, 2 बिल्कुल नए फास्ट बॉलर थे जिनका वहाँ डेब्यू हुआ। ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पर डेब्यू होना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। नसीम शाह, मोहम्मद मूसा का, तो मिसबाह और वक़ार यूनुस उस वक्त बड़ा हर्ट हुए थे। तो फिर आप किस तरह हारिस रऊफ को कह सकते हैं, जो कि प्योरली वाइट बॉल का बॉलर है, प्योरली T20 का ज्यादा बॉलर है, तो वो गलत था। फिर उसके बाद उनको आइडिया हो गया कि वर्कलोड भी मैनेज करना है, फिर आपको स्पेशलाइज प्लेयर बनाने होंगे टेस्ट क्रिकेट के, और रेड बॉल के अलग, वाइट बॉल के अलग। ये एक बड़ा टास्क है, और वक्त के साथ साथ इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी चीफ सिलेक्टर हो या जिस तरह की भी सिलेक्शन कमेटी हो, उनको देखभाल कर बड़े ये फैसले लेने होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम तर मामलात के हवाले से। और आप नाज़रीन सुन रहे हैं कि कितनी उम्दगी के साथ शाहिद हाशमी साहब की जो दस्तरस है, जो उनकी नज़र है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर है, बल्कि साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट और साथ साथ BCCI के हवाले से भी जो है वो उनका काफ़ी वसी मुताला है और काफ़ी उनका वसी तजुर्बा है। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ज़रा शाहिद खान आफरीदी के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी को भी डिस्कस करेंगे सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से। पहले जेशा की तकरूरी के हवाले से, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब की तकरूरी के हवाले से। लेकिन अब हम बात करेंगे कप्तान के बारे में भी, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान होना चाहिए और कप्तान को अनाउंस कर दें ताकि टीम में लड़ाई झगड़े ना हो सके। शायद भाई आप मुत्तफिक हैं इस चीज से कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी जो सिस्टम चल रहा है कि शान टेस्ट के कप्तान है और शाहीन शाह अफरीदी वाइट बॉल के, अभी तो सिर्फ उन्हें T20 का बनाया इसलिए क्योंकि वनडे नहीं है, उनको वाइट बॉल का रखें। पाकिस्तान में अगर इस तरह मुख्तलिफ करके रखेंगे, हाँ अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर था, तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, उसकी तीनों फॉर्मेट में जगह बनती थी, तो दुरुस्त था उस वक्त। लेकिन शाहिद का अपना ओपिनियन है, मेरे हिसाब से अगर रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग अलग कप्तान हो तो ज्यादा बेहतर है। वाइस कैप्टन भी होना चाहिए, शायद ये कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। वाइस कैप्टन तो जरूरी है, अगर कप्तान इंजर्ड हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म में वाइस कैप्टन तो होना चाहिए। एकदम से आप बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी। लेकिन यकीनन उनको कोई फीडबैक मिला होगा ऑस्ट्रेलिया टूर से, इसलिए वो कह रहे होंगे कि झगड़े होते हैं और झगड़े हो सकते हैं अगर फॉर्मर कैप्टन भी किसी मौजूदा कप्तान के अंडर में खेल रहे हो। शाहिद का अपना ओपिनियन है, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के रेड बॉल और वाइट बॉल के कैप्टन
अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि सर बिल्कुल आपने वही बात की जो मैं भी अपने गुज़िश्ता शोज़ में डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि एक भी हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सके, मां सिवाय बाबर आजम के, या फिर ले दे के आपके पास सरफराज अहमद रह जाते हैं, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी टेस्ट मैच के हवाले से इस तरह से फिट नजर नहीं आते हैं। शान मसूद को T20 में इंडक्ट नहीं किया जाता है। तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं हमारे पास मां सिवाय बाबर आजम के। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आपने बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद बड़े नी जर्क रिएक्शन में, एकदम सडन रिएक्शन में हटा दिया तीनों फॉर्मेट से। तो अब आप आगे चले। शान ने कप्तानी अच्छी की। शान का एक ही प्रॉब्लम चल रहा था कि वो जो रन्स का कॉलम होता था उसमें रन्स नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने रन्स भी बना के दिखाए अपनी फील्ड प्लेसिंग से, अपनी एटीट्यूड से, अपने डिसिप्लिन से, अपने बोलने की ताकत से, डिसेंसी से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को बड़ा मुतासिर किया है। टेस्ट मैचों में अगर वो इसी तरह कप्तानी करते रहे, पाकिस्तान को यकीनन रेड बॉल के लिए बिल्कुल अलग फास्ट बॉलर रखने पड़ेंगे। दो एक प्लेयर ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, जैसे शाहिन शाह अफरीदी है, जैसे नसीम शाह है, लेकिन साथ ही साथ उनका वर्कलोड भी मैनेज किया जाए। और अब बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। पूरी दुनिया बड़ी प्लानिंग के साथ खेल रही है। आप इंडिया को देखें, वो दो दो टीमें, तीन तीन टीमें बना सकते हैं, उनके पास रिप्लेसमेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, एक ही टीम के साथ वो मुसलसल टेस्ट मैच खेलने। जब वो 2022 में आए थे तो उन्होंने सिर्फ दो तब्दीलियां की इस 2023-24 की सीरीज में कि नेथन लायन एक एशेज टेस्ट में, एशेज सीरीज में जब इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह टॉड मर्फी आए और फिर कैमरून ग्रीन आए। बाकी हमारे पास तो बेपनाह तब्दीलियां होती रहती हैं। हम आए दिन टेस्ट मैचों में डेब्यू करवाते रहते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त खतूत पर अगर सुधार करना है तो हमें अपने रेड बॉल के और वाइट बॉल के प्लेयर अलग करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम की सब बात करते हैं कि उनके साथ जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मैनो वरंदा शौक भी था, कुछ शहर के लोग भी सियाने थे कि बाबर आजम की अपनी जिद और हटधर्मी भी थी। जिस तरह अगर मैं मिसाल दे देता हूं कि 10 में से 9 मैचेस कराची किंग हार गई, शर्जील खान का नंबर नीचे कर दिया, साहबजादा फरहान का नंबर नीचे कर दिया, लेकिन अपना नंबर तब्दील करने पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी तैयार नहीं हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे, तो कुछ बाबर की अपनी भी गलतियां थी। अल्लाह करे कि बाबर आजम अगली दफा का कप्तान बने तो अपनी सारी गलतियों से सीखे। वो काफी इंट्रोवर्ट थे, अपनी चीजें अपने अंदर ही रखते थे। ज्यादा उनके बहुत ज्यादा लोगों से ऐसे ताल्लुकात भी नहीं थे कि जिनसे वो एडवाइस लेते। सुना यही गया था बस कि वो अपने या तो फादर से बात करते हैं या वो इंतजाम उल हक से बात करते हैं। तो उनको इतना रमीज राजा इंट्रोवर्ट साहब नहीं भी होना अब आ चाहिए गए इस था। लिस्ट में। कौन आ गए? रमीज राजा साहब। हाँ, रमीज राजा भी उस लिस्ट में थे, लेकिन रमीज राजा जब जाहिर टीम के साथ होते थे, कमेंट्री कर रहे होते थे, तो उस वक्त वो ज्यादा मशवरा लेते भी होंगे या मशवरा देते भी होंगे रमीज। लेकिन बाबर आजम को अपनी पहली जो स्टिंट था कैप्टनसी, वो के उन्होंने अच्छी कप्तानी भी की, रिजल्ट भी बहुत से अच्छे आए, लेकिन जो रिजल्ट बुरे आए उनमें उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ज्यादा करीबी साथियों को सेलेक्ट करके टीमें खिलाई, अपने नंबर के ऊपर कभी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शो नहीं की, जो कि क्रिकेट में बहुत जरूरी होती है। और आपको देखना पड़ता है कि कौन से नताइज ऐसे हैं जो गलत आ रहे हैं, आपको किन चीजों से सीखना है, वो बाबर आजम ने नहीं की। और बाबर आजम बसा औकात बड़े डिफेंसिव हो जाते थे कि एकदम से फील्ड खोल देते थे, स्लिप नहीं रखते थे। तो ये सारी चीजों से, और अक्सर जब वर्ल्ड कप के दौरान टीम मैनेजमेंट से भी बात हुई तो कहते थे कि वो जो प्लान उन्हें दिया जाता है वो ग्राउंड में जाके नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते और अपनी बात करते हैं। आप साउथ अफ्रीका का मैच ले लें कि आखिरी 2 विकेटों पे 21 रन हम नहीं बचा सके, हम 2 विकेटें नहीं ले सके, जिसमें प्राइमरी रीजन कप्तान की दिफाई कप्तानी। और इसके साथ साथ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि नवाज से उन्होंने मीडियम पेस बॉलिंग करवा दी, और इसके बाद इस तरह भी आपने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो मैच है नहीं जीत सकें। लेकिन एक चीज़ का तो क्रेडिट शायद भाई आपको जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पहले ये बात कर दी थी कि बाबर आजम जो है वो खुद से आउट हो रहे, बॉलर उनको आउट नहीं कर रहे। और यही बात अब बाबर आजम ने खुद एक्सेप्ट की है, खुद एडमिट की है कि मैं उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, उस अंदाज से नहीं खेल पा रहा जो उनका एक माजी में खासा होता था। इसकी वजह क्या लगती है आपको, कि कप्तानी के मामलात हैं या अनसर्टेनिटी है या कुछ और मामलात हैं? देखिए, जब आदमी खुद सेटल नहीं होता, वो उसको अपनी मतलब मंजूरी नहीं मिलती सारी चीज़ों की, तो वो इस तरह की बातें करता है। वर्ल्ड कप में बाबर आजम से सबको बहुत उम्मीदें थी। आप देखें इंडिया के लोग, अगर आप गौतम गंभीर का देखें तो वो कहते थे कि वो आग लगा देगा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आग तो लगा ही नहीं सके बाबर आजम। आप जितनी भी इनिंग्स देखें, वो शॉर्ट पिच गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पे आउट हुए, या उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद को कवर में ऊंचा खेल दिया, आउट हो गए, या लेग क्लांस मारते हुए आउट हो गए, स्वीप मारते हुए आउट हो गए। एक ही तरह से वो विकेट अपनी दे रहे थे और बॉलर को उनको आउट करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये डिस्टर्ब माइंड की एक
बात होती है। और फिर आदमी अगर अपनी गलती से नहीं सीखता तो फिर वो गलती उसकी आदत बन जाती है। पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम एक ही तरह से आउट होते रहे, अपनी गलती से आउट होते रहे, और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग को सहारा नहीं दिया और शायकीन को भी मायूस किया। ऑलराइट है, बिल्कुल सहारा नहीं दिया और सही बात है। और साथ साथ शायद भी ये बताएं कि अब क्या वर्ल्ड कप में आपको लग रहा है T20 के स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी? आपको लगता है कि इन्हीं प्लेयर को कैरी करना चाहिए? देखिए, अब इतना टाइम नहीं रहा आपके पास। अब आपके पास 5 मैच न्यूजीलैंड के होंगे जो होम में खेलेंगे। न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी टीम नहीं आ सकेगी, उनके मेन प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए इतनी अच्छी कोई तैयारी नहीं होगी। हाँ, इंग्लैंड जब आप जाएंगे और 4 वहाँ T20 खेलेंगे, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है T20 की, वहाँ आपको अपनी सारी तैयारियों का पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करेगी। एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, तो अब बारी तो बनती है जीतने की। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ मौजूद के हवाले से तफसील खुल के गुफ्तगू की हमेशा की तरह शाहिद हाशमी साहब ने। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टेकिंग योर टाइम। और हम इंतहाई मशकूर हैं एक दफ़ा फिर शाहिद हाशमी साहब के। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म है कि GTV का जो है वो सपोर्टेड टीम है हैदराबाद बहादुर, और 4 जो गुज़िश्ता मैचेस के लिए 4 के 4 जीत के टेबल टॉपर की पोजीशन हासिल की। 5वां मैच है जो है जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त प्रोग्रेस में है, और यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी हैदराबाद बहादुर जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। और साथ साथ अपने जो टीम ओनर हैं जहांज़ेब आलम साहब, उनको, और जो साबका कप्तान थे शोएब मलिक, जो शेड्यूल की तब्दीली की वजह से इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सके, दोनों को जो है सालगिरह का तोहफा जीत की सूरत में देगी। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का अगर जिंदगी रही और हालात ने इजाजत दी तो फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।